नमस्कार सभी का स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर। मैं हूँ राजेश बड़ारिया और हम कर रहे हैं डीबीएमएस की सीरीज़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के साथ हम बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स और पढ़ेंगे। तो मोटे तौर पे जो आपका हमारा आज का जो हमारा आप टॉपिक लिख सकते हो, कंस्ट्रेंट इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। क्या हो जाएगा आज का हमारा टॉपिक? कंस्ट्रेंट्स इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कंस्ट्रेंट्स क्या है। तो देखिए कंस्ट्रेंट्स क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है। तो कहाँ ज़रूरत पड़ गई, क्यों ज़रूरत पड़ गई? तो देखिए कई बार क्या होता है, मोस्टली जब हम डेटाबेस बनाते हैं उसके अंदर टेबल बनाते हैं और उस टेबल के अंदर जो कॉलम्स बनाते हैं, तो जो कॉलम्स है, जो एट्रीब्यूट्स है, उनके ऊपर कुछ हमें सेट ऑफ रूल्स लगाने की आवश्यकता होती है। तो जो सेट ऑफ रूल्स हम लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे कुछ हमने कॉलम डिफाइन किया और उसके अंदर हम चाहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू आए, ऐसा नहीं हो कि इस कॉलम के अंदर हमारे पास कैरेक्टर वैल्यू आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। कई बार हम चाहते हैं कि जो हमारा जो कॉलम है उसके अंदर यूनिक वैल्यू ही रहनी चाहिए, तो उसके लिए आपको फिर से कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। कई बार हम चाहते हैं कि वैल्यू जो मेरे कॉलम है पर्टिकुलर उसके अंदर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कोई भी खाली सेल मुझे नहीं मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपको फिर से कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। कई बार हम क्या करते हैं, दो टेबल को मर्ज करते हैं, तो एक को प्राइमरी की बनाते हैं, एक को फॉरेन की बनाते हैं, तो उसके अंदर भी आपको कंस्ट्रेंट्स लगाने पड़ते हैं, जिससे क्या हो, रेफरेंस इंटीग्रिटी उन दोनों की आपस में बनी रहे। तो इस तरह के कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। मोस्टली 4 तरह के कंस्ट्रेंट हैं, तो मैं हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि आखिर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, मोस्टली जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। ओके, तो इसके अंदर डेफिनेशन जैसा तो कुछ भी नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? 4 तरह के होते हैं। तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट हैं देख लीजिए हमारे पास। डोमेन कंस्ट्रेंट्स, तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट सबसे पहला, बिल्कुल आराम से समझिएगा। डोमेन कंस्ट्रेंट्स, डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए ये आपकी कोई टेबल है जिसके अंदर आपके पास ये कोई कॉलम है ना, ये आपके पास कोई कॉलम है जो क्या है, ए मान लीजिए उसका नाम है, और उसके अंदर आप क्या चाहते हैं कि भाई जो ए जो मेरा कॉलम है, ए की जगह अगर आप आईडी दे देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और या मान लीजिए आप रोल नंबर दे दीजिए। ये कोई कॉलम है जिसका नाम क्या है? रोल नंबर है। अब रोल नंबर से थोड़ा मुझे आइडिया तो लग ही रहा है कि इसके अंदर जो मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो वैल्यू मेरे पास हो वो कौन सी हो? इंटीजर ही एंटर करे। और आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डोमेन कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने डोमेन कंस्ट्रेंट लगा दिया और उसके अंदर कोई वैल्यू एंटर करा रहा है यूज़र, 1 कराया, 2 कराया, और मान लीजिए उसने ए कराया, तो जैसे ही ए कराएगा तो क्या दे देगा वो? इसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा या एरर जनरेट कर देगा। आई बात समझ में? ये सही है, ये सही है, ये इसके अंदर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक तो ये हो गया कि आपको टाइप स्पेसिफाई अगर आपने कर दिया। दूसरा क्या हो गया डोमेन कंस्ट्रेंट के अंदर, मान लीजिए आपने क्या कर दिया, एक सैलरी कॉलम है, या मान लीजिए इसी को ले लीजिए आप, स्टूडेंट आईडी ले लीजिए, स्टूडेंट आईडी। ओके, तो स्टूडेंट आईडी के अंदर हमने क्या लगाया? एक डोमेन कंस्ट्रेंट लगाया जिसके अंदर मैंने रेंज लिखी कि जो स्टूडेंट आईडी की जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप स्टूडेंट आईडी की वैल्यू माइनस में लिखो, ऐसा तो नहीं होता है कि -10 नंबर का स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं होगा। फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट, तो यहाँ पे एंटर करोगे आप 1 2 3, ये सबको वैलिड बताएगा। पर अगर आप ऐसे लिखोगे -1 -2, तो ये सारे के सारे क्या बताएगा? ये इनवैलिड बताएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एट्रीब्यूट के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के कंस्ट्रेंट हो गए, एक तो ये डेटा टाइप स्पेसिफाई करना, दूसरा ये चेक लगाना। इसको क्या बोलेंगे? कंडीशन लगाना या चेक लगाना। चेक करेगा, क्या चेक करेगा? रेंज चेक करेगा।
कि आप जो वैल्यू एंटर कराना चाहते हो किस रेंज के अंदर करना चाहते हो। तो लिख लीजिए इसके अंदर, इट एंश्योर दैट वैल्यू एंटर्ड बाय यूजर इन एट्रीब्यूट, it ensures that value entered by user in attribute should be specific टाइप। स्पेसिफिक टाइप का मतलब क्या हुआ, किस तरह की आप वैल्यू एंटर कराना चाहते हो। मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या कर दिया, नेम कर दिया, और अगर नेम के अंदर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू रहे वो कैरेक्टर ही रहे, इन वेरिएबल कैरेक्टर जो भी इसके अंदर रहता है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कौन सा कंस्टेंट होगा, डोमेन कंस्टेंट होगा। एट्रीब्यूट शुड बी स्पेसिफिक टाइम एंड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अगर कंडीशन स्पेसिफाई कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग हो, कंडीशन में कोई रेंज भी हो सकती है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा डोमेन कंस्टेंट हो गया। कौन सा कंस्टेंट हो गया, डोमेन कंस्टेंट हो गया। तो नेक्स्ट कंस्टेंट की ओर हम चलते हैं, जो हमारा कौन सा है, की कंस्टेंट और यूनिकनेस कंस्टेंट। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट लिख लीजिए आप सेकेंड वाला, की कंस्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे किसी कॉलम के ऊपर कंडीशन लगानी है तो मैं कौन से कंस्टेंट का यूज़ करूँगा। नेक्स्ट देखिए, की कंस्टेंट और यूनिकनेस कंस्टेंट। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, यूनिकनेस कंस्टेंट। लिख लीजिए, it ensures that every tuple in the relation should be unique. Every tuple in the relation should be, every tuple in the relation should be unique. जो भी टपल हम एंटर कराएंगे एट्रीब्यूट के अंदर, वो हमारे पास क्या रहनी चाहिए, यूनिक रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस एट्रीब्यूट को क्या बना देंगे, प्राइमरी की बना सकते हैं, कैंडिडेट की बना सकते हैं, सुपर की बना सकते हैं। यही प्रॉपर्टी होती है ना, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की। मोस्टली तो हम टेबल के अंदर प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, पर की कंस्टेंट का मतलब आ गया तो प्राइमरी की में भी हो सकता है, कैंडिडेट की में भी हो सकता है, या सुपर की के अंदर भी हो सकता है। तो मान लीजिए एक कोई कॉलम है और यहाँ पे आपने उसको बना दिया, उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, की कंस्टेंट लगा दिया। मान लीजिए स्टूडेंट आईडी के ऊपर आपने क्या लगा दिया, की कंस्टेंट लगा दिया। तो अब आपके अंदर या वैल्यू एंटर करोगे आप 1 2 2 3, क्या ये सही है, नहीं है, साफ लिखा हो यूनिक होना चाहिए। तो ये क्या कर देगा, एरर दे देगा कि आपकी जो वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए। तो ये आपका गलत हो गया, तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि आपने क्या कर दिया, ये जो आपका कॉलम है उसके ऊपर आपने की कंस्टेंट या यूनिकनेस कंस्टेंट लगा दिया। ओके, तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, डोमेन कंस्टेंट। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, की कंस्टेंट। चलिए तीसरा कंस्टेंट जो हमारे पास कौन सा है, एंटिटी कंस्टेंट। एंटिटी कंस्टेंट, इसमें लिख लीजिए, इट ensures that value entered should not be null। जो वैल्यू आप एंटर करोगे वो नल नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा कंस्टेंट बताएगा हमें, एंटिटी कंस्टेंट बताएगा, ये ध्यान रखना। ओके, तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। बस यही हो गया, स्टूडेंट आईडी को आपने क्या कर दिया,
एंटिटी कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे आप वैल्यू एंटर कर रहे हो, 1 कर दी, 2 कर दी, ये सेल है। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसको खाली छोड़ दिया, फिर 3 कर दी। ओके, तो यहाँ पे ये नल नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बता देगा, ये इनवैलिड बता देगा या एरर शो कर देगा। तो अगर आपने एंटिटी कांस्टेंट डिफाइन कर रखा है तो यहाँ पे नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अब एक और लास्ट है हमारे पास, फोर्थ, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो या इससे शायद प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर बात भी की थी। प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी, अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया था। तो वो वीडियो प्लीज़ आप रेफ़र कर सकते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, जिसके अंदर मैंने एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल दे के इसको अच्छे से समझा रखा। इसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो इसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए आपके पास टेबल्स है, एक टेबल है जिसके अंदर आपने एक कॉलम को क्या बना दिया, प्राइमरी की, और दूसरे कॉलम को क्या बना दिया आपने, फॉरेन की बना दिया। ठीक है, और ये रेफरेंस कहाँ से ले रहा है, इस प्राइमरी की से ले रहा है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी मेंटेन होनी चाहिए कि भाई इसके अंदर जो वैल्यू है वो ही वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए, और ये आपस के अंदर क्या होनी चाहिए, लिंक होनी चाहिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर आप लिख लीजिए, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन, देखिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखाने से क्या रहेगा, आपको एग्जाम के अंदर याद रहेगा, एक बार आप पढ़ोगे, बाकी जब लास्ट तक जाओगे तो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। टू टेबल्स एंड यूज टू मेंटेन कंसिस्टेंसी अमंग द टेबल्स एंड यूज टू मेंटेन कंसिस्टेंसी अमंग टेबल्स। द टपल्स इन टू रिलेशन। तो यहाँ पे आपकी फॉरेन की और प्राइमरी की के बीच में स्पेशली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपका वर्क करता है। तो कैसे वर्क करता है कैसे नहीं, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर अच्छे से समझाया है, कम से कम 10-15 मिनट के लिए। तो प्लीज़ इससे जो प्रीवियस वाला वीडियो है उसको आप ज़रूर रेफ़र करें। तो उसको अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी। तो उम्मीद है जो आज का वीडियो है वो भी आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।